साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस मेंस 2022 के लिए जो है क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे प्रश्नों के हम लोग उत्तर लिखेंगे। तो उसी क्रम में हम लोग जीएस पेपर 1 के तहत टॉपिक है भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषता। उसी से संबंधित एक प्रश्न है आदिवासियों के संबंध में। प्रश्न है कि आदिवासियों को मुख्य धारा में जोड़ने हेतु भारत के दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करने वाला पंडित नेहरू द्वारा प्रदत्त जनजातीय पंचशील आज भी प्रासंगिक है, विश्लेषण कीजिए। तो इस प्रश्न में हम लोग पंडित नेहरू द्वारा जो प्रदत्त जनजातीय पंचशील है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस पंचशील जनजातीय पंचशील का इस्तेमाल आप यदि इस तरह का प्रश्न नहीं आता है या कहीं निबंध भी आता है जो कि जनजातियों से संबंधित है या जनजातियों के संबंध में कहीं पे कुछ चीज़ें लिखनी है, तो वहाँ पर भी इस जनजातीय पंचशील का आप प्रयोग कर सकते हैं। अब इस प्रश्न की एक रूपरेखा देख लेते हैं कि इस प्रश्न में हमें किन किन चीज़ों को लिखना है इसके उत्तर में। तो पहली चीज़, जनजाति को परिभाषित करना है 2 से 3 लाइन में, जितने कम से कम आप परिभाषित कर सकें। दूसरा, जनजातीय पंचशील की व्याख्या है क्या उसको बताएंगे। और फिर वर्तमान प्रासंगिकता, मतलब वर्तमान में जनजातियों से संबंधित जो मुद्दे हैं जिनको सुलझाने के लिए जनजातीय पंचशील का उपयोग आज भी प्रासंगिक है, उन मुद्दों की बात करेंगे और निष्कर्ष देंगे जिसमें हम लोग आगे की राह के सुझाने के संबंध में कुछ पॉइंटों को बता सकते हैं। यदि आपके पास टाइम कम है और वर्ड लिमिट कम है तो आप क्या करेंगे, इसमें जनजाति को परिभाषित करने वाला हिस्सा छोड़ देंगे, आप सीधे जनजातीय पंचशील को लिखेंगे। उसके बाद वर्तमान प्रासंगिकता, जो वर्तमान मुद्दे हैं उनको बताते हुए निष्कर्ष पे हम सीधे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर चलते प्रारंभ करते हैं उत्तर को। सबसे पहले हम लोग जनजाति को परिभाषित करने वाला जो सेक्शन इसको देखते हैं। जनजाति जो है ये पारंपरिक समाज में एक सामाजिक विभाजन है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक या रक्त संबंधों से जुड़े परिवारों के मध्य एक समान संस्कृति एवं बोली होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल आबादी का 8.6% प्रतिशत के रूप में 8.6%, यदि आप नंबर में देखेंगे तो 104 मिलियन भाग जो है जनजाति लोगों का है। संविधान में निम्नलिखित के तहत जनजाति लोगों के आर्थिक व शैक्षिक उत्थान का प्रावधान तथा शोषण से सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। इससे संबंधित जो संविधान में भाग या आर्टिकल या अनुच्छेद हैं वो क्या है, अनुच्छेद 46 नीति निर्देशक तत्व के तहत है। अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में इनके संबंध में प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं नेहरू का जनजातीय पंचशील। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1958 में जनजातीय पंचशील को प्रस्तुत किया गया, जिसके 5 तत्व निम्नलिखित हैं। ये 5 तत्व कौन से हैं? पहला है, आदिवासी लोगों को उनकी प्रतिभा के अनुरूप विकास करने देना चाहिए, ना कि उन पर बाहरी मूल्यों को थोपा जाना चाहिए। दूसरा, विकास परक व प्रशासनिक कार्यों को संपादित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। तीसरा, जनजातीय क्षेत्रों को अत्यधिक कठोर रूप से प्रशासित व ढेर सारी योजनाओं से अभिभूत नहीं किया जाना चाहिए। चौथा, जमीन व जंगलों पर आदिवासियों के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। और पांचवा, परिणामों का आकलन जो है वो आंकड़ों या खर्च की गई राशि से नहीं बल्कि विकसित मानव चरित्र से किया जाना चाहिए। तो ये पंचशील, जनजातीय पंचशील के 5 तत्व हैं। अब वर्तमान प्रदेश से जनजातीय पंचशील का संबंध क्या है? अब उन वर्तमान प्रदेश में जो मुद्दे हैं इनसे संबंधित उन मुद्दों को देख लेते हैं जिनकी वजह से आज भी जनजातीय पंचशील प्रासंगिक है। तो आप इस प्रकार से डायग्राम बना सकते हैं और इसमें जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को देखते हैं। अनुचित केंद्रीकृत दृष्टिकोण, औद्योगिकीकरण, धर्म और संस्कृति को थोपने का प्रयास, वन अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन, भूमि अलगाव, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, सांस्कृतिक समस्याएं। यदि आपके पास टाइम कम है या कम लिखना है तो आप ये डायग्राम बनाकर सीधे निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। अनुचित केंद्रीकृत दृष्टिकोण, इसके तहत क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही मूल मुद्दा यह है कि एकीकरण की विधि पर्याप्त रूप से ऊपर से नीचे की ओर निर्देशित है, न कि विकेंद्रित रूप से नीचे से ऊपर की ओर। होना क्या चाहिए? नीचे से ऊपर विकेंद्रीकृत रूप से होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। जैसे वन अधिकार अधिनियम में आदिवासियों को विभिन्न दस्तावेज जमा करके वन क्षेत्र में अपना निवास सिद्ध करने का उपबंध सम्मिलित किया जाना। दूसरा, औद्योगिकीकरण। भारत सरकार द्वारा अपनाई गई पूंजीगहन औद्योगिकीकरण नीति में खनिज संसाधनों एवं बिजली उत्पादन क्षमता की आवश्यकता थी,
जो आदिवासी क्षेत्रों में केंद्रित थे। जो खनिज संसाधन थे वो कहाँ पे थे? आदिवासी क्षेत्रों में, जिसके कारण इन क्षेत्रों के शोषण में वृद्धि हुई। तीसरा है धर्म और संस्कृति को थोपने का प्रयास। कुछ धार्मिक समुदायों द्वारा आदिवासियों पर अपने धर्म और संस्कृति को थोपने का लगातार प्रयास किया जाता रहा है, प्रचार के माध्यम से, धर्म प्रचार के माध्यम से। जैसे कुछ समय पहले 26 वर्षीय ईसाई धर्म प्रचारक को हिंद महासागर में स्थित सेंटिनल द्वीप के आदिवासियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के प्रयास के दौरान जनजाति समूह द्वारा मार दिया गया। चौथा है वन अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन। तो देखिए, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 ने यथास्थिति और आदिवासियों के स्वामित्व को बहाल करने का प्रयास किया, किंतु इस अधिनियम का कार्यान्वयन अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। मतलब वन अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन जो है उचित या कैसे समुचित रूप से नहीं हो पाया है। भूमि अलगाव। नई खनन और बुनियादी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए जनजातीय भूमि का तेजी से अधिग्रहण किया गया है। इस प्रक्रिया में आदिवासियों को आर्थिक विकास के नाम पर उचित क्षतिपूर्ति या पुनर्वास के बिना ही उन्हें विस्थापित कर दिया गया। छठा है स्वास्थ्य एवं पोषण। भारत के कई हिस्सों में आदिवासी आबादी चिरकालिक संक्रमणों और बीमारियों से पीड़ित है, जिनमें से जल जनित रोग जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। शिक्षा। आदिवासियों द्वारा औपचारिक शिक्षा को उनके सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए अनिवार्य या आवश्यक नहीं समझा जाता है, और जनजातियों में व्याप्त अंधविश्वास एवं मिथक औपचारिक शिक्षा को नकारने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त उनके स्वयं की बोली या भाषा के स्थान पर राज्य भाषा को थोपना बच्चों के शिक्षा संबंधित संज्ञानात्मक लाभ को प्रभावित करता है। मतलब शिक्षा हो भी तो उनकी स्वयं की बोली या भाषा में होनी चाहिए। सांस्कृतिक समस्याएं। देखिए, अन्य संस्कृतियों के संपर्क और अनुकरण के कारण आदिवासी संस्कृति में काफ़ी परिवर्तन हो रहा है। अनुकरण की इस प्रक्रिया ने जनजातीय जीवन और जनजातीय कलाओं जैसे नृत्य, संगीत और विभिन्न प्रकार के शिल्प का बड़े स्तर पर पतन किया है। उक्त सभी मुद्दों, दृष्टिकोण और आदिवासियों की दुर्दशा ने वर्तमान परिदृश्य में जनजातीय पंचशील की प्रासंगिकता को बढ़ावा दिया। मतलब जो उपरोक्त मुद्दे हमने बात की है उनको उनके समाधान के लिए जो है जनजातीय पंचशील काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम क्या लिखेंगे? इस प्रकार आदिवासियों के जीवन निर्वाह के अनूठे तरीकों को संरक्षित रखने के लिए नेहरू के जनजातीय पंचशील का पालन किया जाना चाहिए और उसे उचित रूप से लागू किया जाना चाहिए। जनजातीय पंचशील सतत विकास और आदिवासियों के एकीकरण के लिए मार्गदर्शक होना चाहिए। इस प्रकार से इस प्रश्न के जो उत्तर है उसको हम लोगों ने यहाँ पर देखा। यदि आपका कोई फीडबैक है या कोई सुझाव है इस प्रश्न को लेकर के तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।